हम स्वागत करते हैं आज के इस सत्र में और कृपया करके आप हमें फीडबैक दे दीजिए चैट में अगर आप हमें बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं। आपके हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और हरमीत सिंह जी आपका स्वागत करते हैं और कृपया करके अपना प्रतिपुष्टि दे दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद ध्वनि की जांच कराते हुए अपना फीडबैक देने के लिए। बहुत जल्द हम इस वेबिनार की शुरुआत करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहें कृपया। मैं आपके सभी प्रतिपुष्टि देख पा रही हूँ, आपके 10 नंबर देख पा रही हूँ। धन्यवाद और बधाई हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारी जो स्टेकिंग है सीआरयू के लिए इसकी बहुत बड़ी मांग रही। तो आइए अब हम हमारी स्लाइड की ओर जरा दृष्टि घुमाते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो सबसे प्रज्वलित आपके सवाल हैं और जो दुविधाएं हैं उसका मैं उत्तर दे सकूं आज आपको। जी हाँ, आज का जो दिन था वो बहुत ही बढ़िया था और कई चीजों से भरा हुआ था। तो हम लोग माय क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस से हम लोग स्थानांतरण हुआ हमारा ब्लॉकचेन पे और हमने हमारे ब्लॉकचेन वॉलेट को खोला 22 मार्च को। ब्लॉकचेन पे लगभग 176 भागीदार जो हैं सो ब्लॉकचेन पर पहुंचे हैं। केवल 25% लोग ही पहुंचे हैं और यानी कि जो बाकी 3/4 लोग हैं उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि हम लोग पहले से ही 2 सप्ताह से ब्लॉकचेन पर आ चुके हैं। और हाल ही में एक ऐसी स्थिति देखने को मिली जब मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस को जा रही थी और मेरे को एक फोन कॉल आई जिसका नंबर मैं जानती नहीं थी और फोन मैंने उठाया तो महिला बोल रही थी कि मैं आपकी संरचना में हूँ। हालांकि मेरे को उनका उपनाम नहीं पता और उन्होंने बोला देखिए मुझे हमारा पैसा वापस चाहिए क्योंकि हम लोग इस परियोजना में लंबे समय से हैं। तो मैंने उन्हें कहा क्या आप जानते हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन पे हैं? क्या आपको पता है कि हमने एक्सचेंज का उद्घाटन किया है और आप टोकन को स्टेक कर सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने उन्होंने बोला कि यार आप शामिल नहीं होते हैं क्या वेबिनार में? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं होती। तो अभी रूसी कक्ष में 1100 लोग हैं इस समय और हमारे पास अन्य भागीदार अलग अलग कक्षों में भी उपस्थित हैं। ये भी हो सकता है कि कोई हमें फिलहाल YouTube पे लाइव देख रहे हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो समाचार पढ़ते ही नहीं है और वो शायद अपना पासवर्ड भी भूल चुके हैं। लेकिन इसमें हमें लगभग 4 साल लगे हैं और जो सबसे धैर्यवान लोग थे उन्हें अब पुरस्कार मिला है। जो स्टेकिंग योजना थी सीआरयू के लिए, ये लोगों के लिए एक उपहार समान था उन लोगों के लिए जो कि समाचार पढ़ते हैं और जो कि नवीनतम समाचार कंपनी के उससे खुद को अप टू डेट रखते हैं। मैं 1100 लोग रूसी कक्ष में देख पा रही हूँ और बाकी कक्षों में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि कृपया करके जिन लोगों को आपने क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम में आमंत्रण किया था, आप आलस छोड़ के उन्हें फोन करें और उन्हें बोलें कि वो अपनी संरचना को देखें, उनको जगाएं, उन्हें बोले कि कृपया करके अतिशीघ्र ब्लॉकचेन पे आए। ये बहुत ही मजेदार मंच है जहां आपको यूएनटीबी पे मिल सकता है। और जानते हैं क्या, मुझे कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि उन्हें यूएनटीबी पहले ही दिन पे मिल गए। उन्होंने उसको ट्रेड किया एक्सचेंज पे और उन्हें $100 भी मिल गए। तो मैं ये भी समझती हूँ कि जो यूएनटीबी को जारी करना है वो एक दिन में तो समाप्त नहीं होगा और इसलिए जो यूएनटीबी 10 साल के लिए चलने वाली चीज है और हम सब मिलकर जो कि स्वामी हैं सीआरयू और वर्ल्ड सीआरयू टोकन के, हम सब मिलकर माइन करेंगे यूएनटीबी ब्लॉकचेन टोकन को। और
एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा जो है समाचार का वो ये है कि बहुत जल्द एक आर्टिकल छपेगा मीडिया में हमारे ब्लॉकचेन के बारे में। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो भी इतिहास रहा है क्रिप्टो करेंसी का अभी तक, हम लोग उसमें सक्षम हुए हैं सबसे बड़ा ईओस का मंच को आगे बढ़ाने में। तो जो ईओस है उसमें 2.5 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट अकाउंट है जो कि ईओस पे आधारित हैं। लेकिन हमारे पास 9 लाख खाते पहले से ही जुड़ गए हैं, वो भी 2 सालों के अंदर। जो हमारा समुदाय है, हमारा जो कार्यक्रम है, वो किसी तरह से सक्षम हो पाया कई लोगों को अपने साथ जोड़ने में। और जहां तक आप प्राइवेट ब्लॉकचेन जो कि ईओस पे आधारित है उसके स्केल के बारे में बात करते हैं, तो हमसे हमारे से मिलता जुलता या हमारे बराबर इतिहास में आज तक कोई हुआ ही नहीं है। अगले सप्ताह बहुत सारे आर्टिकल प्रकाशित होंगे, बहुत सारी चीजें छपेंगी, क्योंकि मीडिया हमारी सफलता के बारे में जानना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि टोकन का तो मूल्य जो है वो आकाश को छुएगा, क्योंकि ये जो हमारा एक्सचेंज है, हमें देखिए बिल्कुल अनुमति नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि ये हमारा एक्सचेंज है, कि हमारा ब्लॉकचेन है या हमारा एक्सचेंज है। हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन देखिए ये शुरुआती एक्सचेंज है और मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी है पिछले वेबिनार में कि जो शुरुआती दिन होंगे एक्सचेंज के, उसमें थोड़ा अराजकता हो सकती है, यानी उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट आप ना करें, बहुत बड़े बड़े जो राशि है क्रिप्टो करेंसी की उसको आप ना टॉप अप करें या बड़ी मात्रा में सीआरयू को ना भेजें। और ऐसी उम्मीद ना करें कि आप एकदम से ही अमीर और समृद्ध हो जाएंगे तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल अभी भी उसी चरण पे है जहां पे इसका उद्घाटन हो रहा है। कुछ त्रुटियों का सामना करने को हमें मिल सकता है। और कई बार देखिए लोग जो है मेमो के बारे में लिखना ही भूल जाते हैं। और फिलहाल लो वॉल्यूम है एक्सचेंज में और कुल मिला के 5 बिटकॉइन ट्रेड किए जाते हैं। और अगर कोई आधे बिटकॉइन को डिपॉजिट करता है तो वो सारे बाजार को एक तरह से खा लेगा। और इसलिए हमें धीमे-धीमे जो हमारी वॉल्यूम है हमें उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है धीमे-धीमे ये पूर्ण रूप से संतुलित भी हो जाएगा। तो मेरे को ये याद नहीं है कि क्या हमारे पास कोई और स्लाइड है या नहीं ब्लॉकचेन पे, लेकिन बहुत जल्द स्टेकिंग और अनस्टेकिंग की स्लाइड भी आएगी। तो देखिए जब आप अनस्टेक करते हैं सीआरयू को यूएनटीबी के लिए, तो ये आपको लगभग 72 घंटे का समय लेने को कहेगा। तो यानी जो अपडेट है 2 बजे 2 पीएम दोपहर में, तो वो लास्ट थे। और स्टेकिंग में 72 घंटा लगता है। कई लोगों को विलंब हो गया। बहुत सारे लोग दोपहर 2 बजे का इंतजार कर रहे थे। वो अनस्टेक करना चाहते थे और सीआरयू को स्टेक करना चाहते थे, लेकिन सभी टोकन जो है वो गायब हो गए। उन्होंने अनस्टेक बटन पे दबाया और सीआरयू गायब हो गए। और फिर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे उसे ढूंढे। देखिए वो आपके जो सीआरयू है वो गायब इसलिए हो गए क्योंकि उसकी पहुंच फिलहाल आपको उपलब्ध नहीं है। तो ये जो बैलेंस है, वो जो टोकन है जो अनस्टेक हुए हैं वो आपके बैलेंस में अभी नहीं दिखेंगे, वो 72 घंटे के बाद दिखेंगे। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अनस्टेकिंग को 72 घंटा लग सकता है और इसी वजह से आईटी विशेषज्ञ जो है वो विफल हो गए ये कर पाने में। और कल मैंने ये देखा और मैंने लोगों को बोला कि 10 बजे सुबह लोग स्टेकिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो विफल हो गए उस समय तक ये कर पाने में। और इसीलिए इसमें विलंब हो गया दोपहर 2 बजे तक। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो अनस्टेकिंग है उसमें 72 घंटे लग सकते हैं। तो फिलहाल वो इस पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जैसे ही ये वेबिनार समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए एक रिमाइंडर तैयार होगा कि जो स्टेकिंग है, अनस्टेकिंग जो है उसमें 72 घंटे का समय लग सकता है। और जहां तक आप रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन एक्सचेंज के बारे में जानना चाहते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो हैं 24,721 ये हैं। और ये आपके आंकड़े हैं
अभी तक 7,500 जो है इसमें से वेरीफाई हो गया, 5,380 जो है वो पेंडिंग है और 11,000 जो है उन्होंने अपने दस्तावेजों को समर्पित ही नहीं किया स्थापना प्रक्रिया के लिए और 743 ऐसे लोग हैं जिनको विफलता का सामना करना पड़ा स्थापना प्रक्रिया में। तो इसलिए बिल्कुल भी आप तनाव में ना आए और बिल्कुल भी आप चिंता ना करें कि आपको विफलता का सामना क्यों करना पड़ा। तो मैंने आपको पिछले वाले वेबिनार में आपको ये बताया है कि किस प्रकार से ग्लोबल पास का वेरिफिकेशन किस तरह से काम करता है, केवाईसी की जो टीम है और एएमएल की टीम जो है। आप देखिए यहाँ जो ग्लोबल पास है उसमें एक रोबोट होता है, वो स्वचालित रूप से डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, उसके बारे में पढ़ता है और फिर हम तुलना करते हैं पूरे नाम को व्यक्ति के। और अगर मान लीजिए जो नाम और उपनाम है अगर वो मिल जाता है किसी भी राजनीतिक नेता से या किसी भी अपराधी से, तो ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल पास है वो स्वचालित रूप से विफल कर देता है स्थापना को यानी वेरिफिकेशन को। और अगर जो केवाईसी ऑफिसर है या जो कंप्लायंस यूनिट है वो प्रोफाइल में जाएंगे, जिस व्यक्ति को विफल किया गया है उसके प्रोफाइल पे जाएंगे ग्लोबल पास में और ये देखेंगे दिक्कत कहाँ आई है। तो जो पहला नाम और उपनाम है वो मिलते हैं, वो सेम है, सामान्य है, लेकिन पिता का नाम अलग है और घर का पता अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो केवाईसी ऑफिसर है या आधिकारिक व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है इस व्यक्ति के साथ। और यहाँ ये चीज वो कह नहीं सकता और ऐसी स्थिति में उन्हें ग्लोबल यूनिट पास पे सब कुछ दस्तावेज ठीक से देने की जरूरत है। और तब ग्लोबल यूनिट पास पे अगर वो ये लिख देते हैं कि सब कुछ ठीक है और ग्लोबल यूनिट पास वाले इसको स्वीकृति देते हैं और हरा बटन पे टिक कर देते हैं, तो ये स्थापना की प्रक्रिया हो जाती है। और इसी प्रकार से भुगतान प्रणाली में भी इसी तरह से काम होता है। जो ऑफिसर है वो देखता है कि आपकी तरफ से सब कुछ बढ़िया है, आपको स्वीकृति मिलनी चाहिए, फिर वो संदेश भेजते हैं ग्लोबल पास वालों को और वो उसे मैन्युअली जांच करते हैं और फिर उसके बाद इस व्यक्ति को स्वीकृति मिलती है और उसे वेरीफाई किया जाता है भुगतान प्रणाली में। और इसीलिए जो प्रक्रिया आप समझ ही पा रहे होंगे ये धीमी है, इसकी गति धीमी है। और ये जो 743 लोग हैं इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आपको एक बटन देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने वेरिफिकेशन को दोहरा पाएंगे। और वो सभी लोग जो कि 5,380 लोग हैं जिनमें अभी लंबित स्थापना प्रक्रिया यानी पेंडिंग वेरिफिकेशन है, तो मुझे लगता है कि ये अगले सप्ताह तक इनको भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपके नवीनतम सभी अपडेट हैं वेरिफिकेशन के बारे में। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और अभी तक, आज तक और अभी तक ये डेटा है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये वो पहले लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग जिन्होंने अपने वॉलेट को खोला, सीआरयू को सीआरयू के लिए स्टेक किया है। और जो सबसे पहली जो स्टेकिंग है सीआरयू से सीआरयू के लिए, इसमें हमें एक 1,33,436 देखने को मिले और आज ये 1 बिलियन तक पहुंच गया है। और ये 1,825,000,000 लगभग सीआरयू स्टेक हो चुके हैं यूएनटीबी के लिए। और इसमें से 1 बिलियन से ज्यादा स्टेक हुए हैं सीआरयू से सीआरयू के लिए। और इसमें से एक भाग जो है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें वो वॉलेट में रख दिया गया है लोगों द्वारा ताकि वो उसे एक बढ़िया या अनुकूल दर पर उसे बेच सके या उसे ट्रांसफर कर सके या उन टोकन को किसी को उपहार स्वरूप दे सके। तो फिलहाल आपके लिए जो भागीदार हैं, जो बाहर के लोग हैं यानी अजनबी लोग हैं, उनके लिए एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने खाते को खोल सके। तो इसमें एक विंडो है जो कि सही नहीं है और मैंने उसको आप पता लगाया, न सिर्फ पता लगाया बल्कि मैंने अपने आईटी विशेषज्ञों को भी इसके बारे में बताया। तो जब आप एक वॉलेट को खोलते हैं और आप अजनबी हैं, कोई बाहर के व्यक्ति हैं, तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे किसको कहाँ भेजना है।
तो जो अकाउंट CRU है, क्रिएट ICC, तो आपको अगर इस अकाउंट में 240 UNB को भेजना है एक मेमो के साथ, लेकिन जो मेमो है एक्सचेंज पे वो लंबा होता है, और यहाँ पर जो मेमो है वो आपका नया वॉलेट है, यानी आपका नया अकाउंट है, वो आपका मेमो है। और मैंने IT विशेषज्ञों को बोला है कि इसको बदल दीजिए ताकि यहाँ पे स्पष्ट हो जाए सारी चीज कि हमें कहाँ क्या भेजना है। और ये एक फील्ड है मेमो का, जिसको आज नहीं तो कल में बदल दिया जाएगा, और वो सभी भागीदार जिनको एक दूसरा वॉलेट चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सभी लोग जो कि बाहर के हैं। और एक एक बटन देखा क्या, बटन पे लिखा है क्रिएट, और लोग जो है बड़ी तीव्र गति से दूसरे वॉलेट को खोलना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों का दिमाग गर्म है, आपको लगता है दुनिया दौड़ रही है तो हमें भी उनके साथ दौड़ना है। लेकिन मेरे को ये बताइए कि बहुत सारे वॉलेट खेलने की तुक क्या बनती है, या मतलब क्या बनता है। तो मैं जानती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमने देखे हमारे परिवार के लोगों को, माता जी, पिताजी, हमारे बच्चे, इन सभी को हमने पंजीकृत कराया, उनके खाते खुले हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे खाते हैं, और फिर भी लोग जो हैं जल्दीबाजी कर रहे हैं एक और वॉलेट को खोलने के लिए। तो देखिए, अगर आपकी जो संख्या है CRU की, अगर वो 1 मिलियन से ऊपर है, तो आप इसे स्वैप कर सकते हैं बहुत सारे वॉलेट में। लेकिन अगर आपको पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करना है, और अगर आपको डर लगता है कि कोई आपको चोरी ना कर ले आपकी, तो आपको छोटे-छोटे अमाउंट में ये करना चाहिए। पर देखिए, फिलहाल तो पीयर टू पीयर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा। मैंने आपको 2016 का एक उदाहरण दिया था, जब बिटकॉइन को बेचा जाता था। जब आप कैफे में हैं और किसी के साथ एकाएक बैठक में बैठे हैं, और या चर्चा कर रहे हैं। पर देखिए, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, अब यहाँ पे एक्सचेंजेस भी ऑनलाइन होती हैं। और मैं जानती हूँ कि पीयर टू पीयर एक्सचेंज का ब्लैक मार्केट हमारे भागीदारों ने शुरू किया हुआ है, और वो इसका लाभ उठाते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में टोकन को ट्रांसफर करते हुए। तो इस स्लाइड पे अब हम बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में, जो पहले दिन रहे हैं आपके ट्रेडिंग के, और उसमें हमारा क्या अनुभव रहा है। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि हमारे जो भागीदार हैं वो सभी चार्ट्स को देखते हैं एक्सचेंज पे, और कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता। पहले तो वो टॉप अप करते हैं, फिर वो विड्रॉ करते हैं। तो एक चुटकुला है बंदर के बारे में, कि जो जानवरों का राजा है यानी शेर, उसने ये निर्णय लिया कि वो सभी लोगों को स्मार्ट और ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत और होशियार के बीच में विभाजित करने की जरूरत है, क्योंकि और ऐसे में जो बंदर है उसको, वो बड़ा भ्रमित हो गया। उसने कहा क्या मैं अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, क्योंकि मेरा एक भाग, मैं खूबसूरत भी हूं और होशियार भी हूं। तो इसी तरह से हमारे भागीदार भी हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग बड़े होशियार हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि किस बटन को क्लिक करना है। और ये जो पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस हैं, वो लोगों को काफी ज्यादा तनाव में डालता है, और वो कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट तो काम ही नहीं कर रही, कुछ भी बढ़िया तरीके से चल नहीं रहा है। देखिए, ये सच है कि जो हमारी तकनीकी समर्थन सेवा है, वो ये जो बोझ है इसे सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी नहीं पता कि इन सवालों का जवाब देना है। वो आपके भुगतान प्रणाली के बारे में उत्तर देते हैं, यूजीपे बैक ऑफिस के बारे में बात करते हैं, एक्सचेंज, ब्लॉकचेन के बारे में उत्तर देते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने वॉलेट को खोलने में असुविधा जिनको लगती है, उसमें भी हम आपको समर्थन सेवा से सेवा देते हैं। और कई ऐसे भी भागीदार हैं जो कि अपने सीड फ्रेज को ठीक से नहीं डाल पाते हैं, और इसी वजह से जो समर्थन सेवा है उनमें बहुत ज्यादा तनाव है, और वो सभी एक्सचेंज के बारे में आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने देखिए सूची का निर्माण किया है, जो कि अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, और मेरे को लगता है कि सोमवार तक ये जो सूची है इसको प्रकाशित किया जाएगा एक्सचेंज की वेबसाइट पे। तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरा मेमो से मैं चूक गया हूँ, या ट्रांजैक्शन जो है, लेन देन जो है, अगर वो प्राप्त नहीं किया गया है। तो देखिए, एक्सचेंज का एक ईमेल बॉक्स है, और ये जो ईमेल बॉक्स है इसमें बहुत सारे ईमेल पहुंच चुके हैं, हम ये समझते हैं। लेकिन देखिए, हम
सारी चीजों को 1 मिनट के अंदर उससे निपट लें, ये तो मुमकिन नहीं है ना? और जो एएमएल आधिकारिक कार्यालय कर्मचारी हैं, वो इसको कहीं न कहीं इसका पुष्टिकरण भी करते हैं, और एक भागीदार जो हैं उन्होंने 14,000 सीआरयू एक्सचेंज पे डाले, और वहाँ पे उन्होंने मेमो में यूएसटीयू डाला, यूएसटीयू डिपॉजिट डाला, और कुछ उसमें गलती करी उन्होंने, और उन्होंने अपने टोकन्स को भेज दिया, और अब वो काफी तनाव में है। देखिए, जो जब टोकन जो है हमारे एक्सचेंज वॉलेट में जाते हैं, तो आपके पास आपका मेमो होना चाहिए, और अगर आप इसे सही तरह से करते हैं तभी ये ठीक से आपको अर्जित होते हैं, यानी प्राप्त आप करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कुछ गलत कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गलती की वजह से, कि आपने गलती करी है तो जो भी कर्मचारी हैं वो बाकी 10,000 लोगों के ऊपर ध्यान ना दें और आप ही की समस्या को सुलटाने में लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले वो पुष्टिकरण करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल उन लोगों का जिन्होंने सही तरह से काम किया है, और वो सभी लोग जिन्होंने गलती करी है, तो हो सकता है उन्हें 2 सप्ताह के लिए इंतजार करना पड़े, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे पास इतने सारे लोग नहीं हैं जो कि कवर कर सके, और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, आप लोग जल्दीबाजी में हैं, और उससे हम निपट सके। आप लोग इतनी जल्दीबाजी में, मुझे ये नहीं पता आप कौन सी ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं। आप बहुत जल्दीबाजी में जो भी बटन आपको दिखाई देता है आप उस पर क्लिक कर देते हैं, और फिर आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी समस्याओं को और शिकायतों को भी तीव्र गति से उससे निपटे और उसका आपको जवाब दें। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। और आप चिंता ना करें, क्योंकि एक्सचेंज भी गायब नहीं होगी और आपके टोकन भी गायब नहीं होंगे। आप बस इतना समझिए कि थोड़ा सा समय लगता है चीजों को निपटाने में, उसको उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। तो आप बिल्कुल ये अपेक्षा ना करें कि सोमवार को कोई ऐसा कार्यालय खुल जाएगा जो कि एकदम से सारी समस्याओं को तीव्र गति से सुलटाने में लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और कई ऐसे लोगों ने बोला कि मैंने टू विड्रॉ बटन पे क्लिक किया 27 मार्च को, और अभी तक मेरे को मेरे टोकन नहीं मिले हैं। देखिए, जो इस प्रकार के ज्यादातर, कैसे बोलूं मैं इसे, कि क्यों ये जो पैसे की निकासी है यानी विड्रॉल है, ये क्यों नहीं ठीक से हुआ। देखिए, पहला कारण ये है कि जब आप 2 शून्य को विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास 1 इथीरियम है या 0.1 बिटकॉइन है, और आपने विड्रॉल के लिए ऑर्डर किया, आप चाहते हैं कि 1 इथीरियम को और 10 बिटकॉइन को विड्रॉ कर लूं, लेकिन आपने यहाँ पे कमीशन को रिजर्व नहीं किया, और जैसे ही ये जो ट्रांजैक्शन है, जैसे ही ये कहीं फंस जाता है, तो एक्सचेंज इसे आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि ये आपको एक मैसेज देता है कि अवेलेबल बैलेंस उपलब्ध नहीं है कमीशन का भुगतान करने के लिए। तो ये जो है, ये तकनीकी बग है या समस्या है, और ये सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, ताकि आप याद रख सकें कि जो कमीशन है उसको बचा के रखना चाहिए। तो ये जो बग है, ये जो त्रुटि है, हमने इस पे काम किया है, हमने इसको ठीक किया है, और वो सभी जो ऑर्डर 20 मार्च को प्लेस किए गए या उससे पहले प्लेस किए गए, वो अटक गए हैं और वो एक्सचेंज पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो पर्याप्त नहीं था, जिसके माध्यम से आप कमीशन फी का भुगतान कर सके। और लगभग हमारे पास 93 लेन देन यानी ट्रांजैक्शन है जो कि अटके हुए हैं विड्रॉल के लिए बिटकॉइन में, और जो 7 एप्लीकेशन है विड्रॉल के लिए ईओस में, और लगभग 20 एप्लीकेशन है विड्रॉल करने के लिए इथीरियम में। देखिए, बहुत सारे नहीं है ये, और हमारी कोशिश है कि हम कल कल में इसका समाधान दे दें, या सोमवार तक तो इसका समाधान दे दें, क्योंकि जो शनिवार और रविवार हैं उसमें मैं और मेरे एएमएल और ऑफिसर जितने भी हैं, हम लोग ये पे रोल को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज है वो बहुत महंगा है, और हमारे पास हमें बहुत बड़े खर्चे देने पड़ते हैं तकनीकी रख रखाव के लिए,
और सभी रेंटल सर्वर के लिए। तो अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो सब कुछ स्वचालित रूप से हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। तो आप ये समझे कि कोई इसमें समझ नहीं बनती कि हम किसी व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए भर्ती कर लें और फिर जैसे ही जब लोड कम हो जाए तो हम उसे नौकरी से बाहर निकाल दें। ऐसा नहीं हम कर सकते। तो जो यूएसटीयू है बिल्कुल उसमें भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि लंबित है यानी पेंडिंग है। और इसके पीछे भी कारण वही है कि जो बैलेंस है या शेष राशि जो है वो पर्याप्त नहीं थी जिसके माध्यम से आप कमीशन शुल्क का भुगतान कर सके। और जो दूसरा कारण है क्यों एप्लीकेशन अटकी हुई है, आप शायद इस पे हंसेंगे लेकिन ये सच है कि हमारे जो भागीदार हैं, जो एड्रेस है वॉलेट का जिसमें आप विड्रॉ करते हैं क्रिप्टो को, तो जब आप दर्शाते हैं क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस का तो वो कुछ भी लिख देते हैं वहां पे। वो अपना ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, अपनी गली का नंबर लिख देते हैं या अपना लॉगिन लिख देते हैं एक्सचेंज का, तो वहां पे वो कुछ भी लिख देते हैं। तो जब हमने एरर को देखा, हमने त्रुटि को देखा कि क्यों ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ स्वचालित रूप से, तो इसका जो जवाब आया या ये समझ में आया हमें कि ये एड्रेस तो 12 डिजिट का है लेकिन लोग जो है 13 डाल रहे हैं। तो फिर हमने वहां पे देखा, अरे ये हो क्या रहा है, ये इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है, एक एड्रेस की जगह लोग क्या क्या डाल रहे हैं। तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमें समझ भी नहीं आया कि हम क्या करें, इस पे किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। पर देखिए इस तरह से होता है। और ये जो तकनीकी समस्या है, इसको भी हमने, जो तकनीकी समस्याएं जितनी भी हैं हमने उसका समाधान दिया है। और जो चीजें अटक गई हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल कल में उसका समाधान दे दें। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं इसी के साथ। तो अब हम बात करेंगे सीमाएं और कमीशन के बारे में। तो देखिए ये जो सीमाएं हैं, आप देख सकते हैं अधिकतम राशि टॉपअप और विड्रॉल के लिए वो 1000 US डॉलर है। जी हाँ, हम समझते हैं कि ये जो राशि है ये कम है और ऐसा हो सकता है कि हम लोग का जो वॉलेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, बढ़िया है या नहीं, उसकी जांच करेंगे। अगर बड़ी बड़ी मात्रा में अगर लोगों ने विड्रॉल किया तो जो वित्तीय नुकसान लोगों को होगा वो ज्यादा हो सकता है बजाय उसके जो अगर आप छोटे अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इथीरियम पे ऑर्डर प्लेस करता है तो ऐसी स्थिति में अगर एक्सचेंज रेट बदल जाता है और अगर भागीदार कहता है कि मेरे को तो नुकसान हो गया, तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें ये प्रोसेस होता है और जो निकासी है पैसे की यानी जो विड्रॉल है उस वो स्लो डाउन हो गया, उसकी गति कम हो गई और मेरे को पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन क्योंकि क्रिप्टो यूनिट इथीरियम उनके पास होंगे और आज नहीं तो कल जो इथीरियम है उसका मूल्य दोबारा से ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि देखिए ये तो कभी भी इसमें ये परिवर्तनशील है। और आप देख सकते हैं कि जिस समय पे आप एक्सचेंज के लिए अनुकूल स्वयं को बनाते हैं और ये जो प्रक्रिया है इसकी फाइन ट्यूनिंग की, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो मिलियंस को टॉप अप करने के लिए बहुत ज्यादा भूखा महसूस ना करें। तो जो लिमिट्स है हम इसको बढ़ा देंगे। शायद हो सकता है कि 1 अप्रैल से ये जो सीमाएं हैं टॉप अप के लिए और विड्रॉल के लिए, ये सीमाओं को हम बढ़ा दें। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, ये वाली। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि मेरे को बहुत ही दुख महसूस होता है कि हमें ये आशा थी कि 3 बिलियन CRU जो है वो लंबे समय के लिए उपलब्ध होगी लोगों के लिए ताकि लोग स्टेक कर सकें। लेकिन हमें लगता है कि सभी लोगों ने स्टेकिंग प्लान इवेंटी को चुन लिया है क्योंकि उन्हें लगता है ये सबसे ज्यादा लाभप्रद है। और इसी वजह से जो 3 बिलियन टोकन है उस वो हमारे हाथ से गायब हो गए हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन है सीआरयू को, वर्ल्ड सीआरयू को सीआरयू में परिवर्तन करने के लिए। तो ऐसे में जो मेरे सीआरयू टोकन है 3 साल के बाद उनके साथ क्या होगा। तो
जब ये जो इवेंटी स्टेकिंग है जब समाप्त हो जाएगी, या क्या होगा 1 या 2 साल के बाद मेरे सीआरयू के साथ, या किस तरह से मैं सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में एक्सचेंज करूंगा 1 या 2 साल के बाद। तो आप लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है, या आप इसे लिख भी सकते हैं। और मैं इसको आपके लिए दोबारा दोहराऊंगी कि सीआरयू, वर्ल्ड सीआरयू में हमेशा उसे आप 1 to 1 एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये पहले से ही हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जहां 35 बिलियन सीआरयू और 35 बिलियन वर्ल्ड सीआरयू ये कन्वर्जन के लिए है, ये एक्सचेंज के लिए है, और ये हमेशा 1 to 1 होगा। और क्या होगा 1 साल के बाद, जो कमीशन है कन्वर्जन, जो कमीशन जो होती है जो बदलाव के लिए, वो अभी इस समय 1 से लेकर जो आपकी कमीशन है वो कम से कम $1 है और ज्यादा से ज्यादा $100 है। तो अगर आप 10 मिलियन क्रू को 10 मिलियन डब्ल्यू क्रू में भी परिवर्तित करते हैं तो आपको $100 देना है। लेकिन जो अनलॉक्ड स्क्रू की जो मार्केट है वो उभर कर आएगी और हमें वाकई नहीं पता उस समय की WCRU का क्या मूल्य होगा। तो हम लोग आज की तारीख में रहकर उसके लिए अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो एक से एक जो जो अनुपात है, जो रेशो है, तो वो जो अनुपात है, रेशो, वो यूजी पे ग्रुप जो है, जो कि WCRU के धारक हैं, तो यूजी पे ग्रुप अगर वो देखेंगे कि 1 साल के अंदर जो एक्सचेंज के अंदर जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा फर्क है, CRU जो है वो $1 का है और WCRU $5 का है, तब उस समय आपको हो सकता है कि आपको जो है वो जो फर्क है उसको आपको देना पड़े। तो फिर अगर हम लोग परिवर्तन की बात करें, कन्वर्जन की बात करें, तो ये कन्वर्जन जो है ये स्वेच्छा से होगा। तो चाहे आप उसको 1 साल में करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें, नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। तो आपके पास जो वक्त है, जब ये वक्त बीतेगा 1 साल के बाद, आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से मूल्य जो है वो बढ़ रहा है। और अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो जो स्टेकिंग के अंदर जो आपको मिल रहा है, और उसके बाद जो है जब अगर आप कन्वर्जन करेंगे CRU से WCR में, उस समय आपको कन्वर्जन का कितना कमीशन देना पड़ेगा हमें नहीं मालूम है। तो शायद आप उस समय कन्वर्जन कराना चाहें या नहीं कराना चाहें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये इस साल में जब ये अवधि शुरू होगी तो WCRU की जो बिक्री है वो 10 फरवरी 2021 को शुरू हुई, WCRU की बिक्री। तो इसीलिए जो पहली अनलॉकिंग जो होगी वो 10 मार्च को होगी 2022 को, तो 1 साल और 30 दिन के बाद। तो ये वो साल होगा जब हम लोग देखेंगे कि कि अनलॉक्ड WCRU का क्या मूल्य है एक्सचेंज के ऊपर। फरवरी और मार्च 2022 से पहले हम वाकई नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है WCRU के साथ, उनका उनका मार्केट मूल्य क्या होने वाला है। तो इस समय तो ये जो टोकन है ये तो कंपनी ही निर्धारित कर रही है कि वो कितने के ऊपर बेचना चाह रही है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से एक बहुत बड़ा अनुरोध किया जा रहा है। तो लोगों ने प्रशिक्षण वीडियो नहीं देखा और एक्सचेंज में वो सीधा लेन देन करने पहुंच गए, और मुझे आशा है कि ये जो ट्रेनिंग वीडियो जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो आपके लिए किया था, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई यही चाह रहा था कि ये मैं आपको दिखाऊं। लेकिन दीना जो कि समर्थन सेवा से हैं, सपोर्ट टीम से हैं, और हम लोगों ने अपनी नींदें खो दी हैं। हम लोग हर समय काम कर रहे हैं। लोग हमसे फोन करके बोलते हैं कि कुछ गायब हो गया, कुछ मिल गया। तो दोस्तों, वाकई इस समय एक्सचेंज में कैसे लेन देन किया जाना चाहिए वाकई मुझे वीडियो का नहीं पता। यदि हमारे पार्टनर्स के पास ये जानकारी है कि
किस तरह से लेन देन करना है एक्सचेंज के अंदर, तो वो जरूर इस वीडियो को बनाकर हमें बेच सकते हैं। तो ये जो वीडियो हैं एक्सचेंज के प्रशिक्षण के अंदर, तो आपको क्या नहीं करना है उन वीडियो के अंदर। तो मार्केट जो है वो इस समय तक पूर्ण रूप से बनी नहीं है, तो आप मार्केट ऑर्डर जो है वो मत लगाइएगा। तो मैं फिर कहूंगी कि आप मार्केट ऑर्डर मत लगाइएगा, क्योंकि इस समय मार्केट जो है वो बहुत असंतुलित है, और वो वाकई हम इस समय नहीं बता रही हैं कि जो जो भी मूल्य सही होना चाहिए वो नहीं अंकित कर रही हैं। और यदि जब लोग मार्केट प्राइस के ऊपर बोली लगाते हैं, तो ये हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा महंगा या बहुत सस्ते में उनको बेचना पड़े। जैसे कि अगर आप कोई ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आप इथेरियम के ऊपर आप $200 या $700 के ऊपर अगर आप इथेरियम को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं, तो और लोगों को जब ये नहीं पता कि ये जो ऑर्डर बुक को कैसे पढ़ते हैं, जो कि दाहिने हाथ के ऊपर होती है, वो वहां पर एक 1.5 एथीरियम लगा देते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, और वो $100 पे बिक जाता है। तो मुझे याद है कि वो चैट के अंदर वो महिलाएं जो थी, वो $100 के अंदर जो है उन्होंने इथेरियम जो खरीदा है वो हमारे इथेरियम हमें वापस कर दें। तो ऐसा नहीं होता, ये एक्सचेंज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सचेंज की जो जानकारी है या जो प्रशिक्षण है, जो मार्केट ने जो प्रशिक्षण उनको दिया वो $3,000 में दिया है। तो आज भी एक उदाहरण हुआ था, किसी ने आज बेचने के लिए एक ऑर्डर लगाया, बिटकॉइन को $1,000 के ऊपर डाला, और उन्होंने उस समय $5 का लगाया था कि वो बिटकॉइन $5 का था, लेकिन उन्हें $1,000 का उन्होंने लगा दिया। तो लोगों के पास कुछ और नहीं था, तो उन्होंने मार्केट मूल्य लगाया और मार्केट पे बोली लगाई, तो जो $5 का था वो $1,000 उन्होंने खरीद लिया। कितना बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर जो ये लोग हैं, ये लोग हमेशा आशा करते हैं कि वो ऐसी चीजें करेंगे और जो नौसिखिए हैं वो इसके अंदर फंस जाएंगे, तो इस हिसाब से वो अपने पैसे जो हैं वो गवा रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा फोन बज रहा है, तो मुझे उसको बंद बंद कर देती हूँ मैं, मुझे माफ कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा फोन जो है वो बंद नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि मुझे फोन के साथ क्या करना है। तो मैं उनको बाद में जो है फोन करके उनको कॉल करूंगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं कह रही थी कि किसी ने यूरोज जो थे, किसी के पास मेरे मेरे पास 84 यूरोज जो हैं वो मेरे शेष राशि में है, और उनको मैं $100 में बेचना चाह रही हूँ। तो मुझे, जब मैं ये देखती हूँ कि जब आप ऐसा कुछ ऑर्डर डालती हैं या डालते हैं, तो हम ये देख के अचंभित रह जाते हैं कि किसने ये ऑर्डर डाला है। और सब और उसके बाद उन्होंने जो बेचा था वो $100 के ऊपर डाला, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि वो 84 यूरो को $8,400 में बेचना चाह रहे थे। और दोस्तों, जब आप ध्यान दिए बिना जब आप कुछ भी क्लिक करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो हो सकता है कि आप अगर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी आपको आपके पैसे वापस नहीं देगा। तो इसीलिए आप हमेशा जो भी ऑर्डर लगाएं उसको अच्छे से जांच कर लें। तो जिन महिलाओं ने $100 पे एक इथेरियम बेचा है, वो काफी नुकसान में रही हैं। और उसके बाद वो उन्होंने चैट पे लिखना शुरू किया कि आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो शायद उनको नहीं पता कि एक्सचेंज कैसे काम करती है। तो किसी ने यहाँ कहा कि यूएनटीबी जो है वो अक्रूवल नहीं हो रहा है, उनका अर्जित नहीं हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो माइनिंग चल रही है, खनन तो हो रहा है। और हो सकता है कि आपकी जो सीआरयू पे आपने जो स्टेकिंग की है यूएनटीबी के लिए, तो जो उसकी जो राशि है वो बहुत बड़ी नहीं हो। तो ये हो सकता है कि कि इतने कम यूएनटीबी आपके हिस्से आए हैं कि वो अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए अगर आपके पास 50,000
अनलॉक सीआरयूज हैं, तो आप यूएनटी भी बड़े शानदार तरीके से माइन कर सकते हैं और आपको वो दिखते भी रहेंगे। तो यहाँ पे फिर से कोई कॉल आ रही है। और तो ये जो सीआरयू स्टेकिंग, सीआरयू के लिए 3 बिलियन जो जो हम लोगों ने रखे थे कि हम लोग स्टेकिंग के लिए जो हम लोगों ने उपहार के तौर पर रखे थे, वो खत्म हो चुके हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और जो दूसरा जो आपको मौका मिलेगा अपने सत्यापन के लिए, वो अगले हफ्ते मिलेगा। तो जो लोग पहली बार सत्यापन करने की कोशिश करेंगे और उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और जो दूसरी बार सत्यापन करने की कोशिश करेंगे तो उनको बाद में नंबर उनको दिया जाएगा। तो फिर भी अगर आप एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लेन देन करना चाहते हैं तो वो $500 तक के लिए सीमित है। धीरे धीरे इसको हम आगे इसको और ऊपर बढ़ाएंगे। जी हाँ, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं हमारे, वो दुबई के लिए जा चुके हैं या कुछ तैयारी कर रहे हैं। और बहुत बड़ा समारोह एवरेज समिट 2021 जो है वो दुबई में होने वाला है। और यदि आप हमारे सभी लीडर्स को लाइव देखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगले साल हमारी कंपनी क्या क्या योजनाएं बना रही है, तो आपको टिकट जरूर खरीद लेनी चाहिए। आपको अपनी पहुंच इस ऑनलाइन इवेंट तक जरूर बना लेनी चाहिए। और ये 28 मार्च तक 80 यूनिट्स तक रहेगी इसकी लागत, लेकिन 28 मार्च के बाद 100 यूनिट तक की हो जाएगी। तो 2 सत्रों में इसको विभाजित किया जाएगा। पहला सत्र जो है वो 10 से 2 बजे तक होगा और उसके बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। ये दोनों समय जो है मॉस्को समय के अनुसार होंगे। और जो ये आपका कार्यक्रम है ये बहुत बहुत ही बढ़िया है और काफी गहराई में किया गया है। तो अब इस समय हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सभी का तो उत्तर नहीं दे पाऊंगी। दोस्तों माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज आनी बंद हो गई है। तो आ, तो यहाँ पर आवाज आनी शुरू हुई है। तो जो वक्त मैंने आपको बताया वो ठीक नहीं है समिट का। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 11 बजे सुबह मॉस्को टाइम से, और उसके बाद अगले दिन 12 बजे रात्रि तक हम लोग इस समारोह को करेंगे, और ये जो है 2 सत्रों में होगा। तो किसी ने यहाँ पर पूछा है, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और वो ये है कि यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी अनलॉकिंग नहीं हो रही थी। जी हाँ, ये दिक्कत पहले थी, लेकिन इसका अब निवारण कर दिया गया है। आपको रिफ्रेश बैलेंस आपको करना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो समारोह का जो वक्त है वो मैं आपके लिए चैट पे डाल रहा हूँ। और हाँ, तो जब आप वॉलेट में नहीं होते हैं तो आप अपना वॉलेट एड्रेस जो है जब आप सर्च में डालेंगे तो आपको अपने वॉलेट के बारे में जानकारी मिल सकती है, और उसके साथ साथ आपको जो मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स भी देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स, और आप उसको उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। और यदि आप अपना वॉलेट एड्रेस वहां जाते हैं तो आपको सारा का सारा जो समय सारिणी है वो दिख जाएगा कि कब आपको अगले अनफ्रोजन सीआरयूज मिलेंगे। तो अगर आप समझेंगे तो ये इसको इस प्रकार समझिए कि यदि आपकी अनलॉकिंग जो है वो 19 फरवरी को अगर आपने शुरू किया है, तो इसका मतलब 30 दिन के अंदर आप जो है आप उसको फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं और आपको दोबारा से आपके अनलॉक सीआरयूज जो है वो मिलेंगे। तो तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल्स हैं वो
तो ये इसका मतलब ये है कि अगर वो पेंडिंग दिखा रहा है तो अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं अनलॉकिंग के लिए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्रू हैं जो अनलॉक्ड हैं वो आपके बैक ऑफिस के अंदर तो आ जाएं लेकिन क्रिप्टो वॉलेट में ना आए, तो वो थोड़ी सी देर लगती है सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। आप कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स के अंदर जाइए वॉलेट के बाहर, और उसके बाद आपको सारी की सारी जो तिथियां हैं वो दिख जाएंगी कि किस तारीख को कब कितना अनलॉक हुआ या होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत भी कर रहे थे कि ये चीज उनको नहीं दिख रही है, लेकिन अब मैंने आपको इसका समाधान बता दिया है। एक और जो प्रश्न जो सभी के लिए आ रहा है कि ये जो CRU है वो WCRU में कब परिवर्तित होगा। देखिए, अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं पता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये 1 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन आज मैंने जो देखा है और मैंने देखा है कि वो कितना तैयार हुआ है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये कितनी तैयार हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी अनलॉक्ड CRU को आप अनलॉक WCRU में कर सकते हैं। पर मैंने फिर अपने डेवलपर को बोला कि ये जो लोग हैं हमारे, वो CRU को, अनलॉक CRU को WCRU जो लॉक्ड है उसमें परिवर्तित नहीं करेंगे। तो वो क्रू को ही क्रू में जो है वो करेंगे, और वो उनको UNTB जो है उनको प्राप्त होगा। और डेवलपर्स जो थे उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था और उनको ये नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने मुझे जो एक वक्त था कि ये कब तक ये ऐसा देंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि 5 अप्रैल, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल तक। तो उन्होंने मुझसे कुछ समय मांगा है, और शायद उसके बाद वो मुझे बता पाए या कल मुझे बता पाए कि उनको कितना समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक अनुमान लगा सकती हूँ कि शायद अप्रैल के अंदर ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपके पास जरूर होगी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हूँ, जो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, ये शायद मेरी IT की टीम है जो उनको नई दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आपको 30 मार्च को मैं समिट में फिर मिलूंगी। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, धन्यवाद, और आज का ये सत्र यहीं खत्म हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विदा लेते हैं अगले सत्र तक के लिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।